हेलो एवरीवन। आज कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर पहली क्लास रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखिए, ये डीसी सन जनरेटर का न्यूमेरिकल है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, डीसी सन जनरेटर सप्लाइज 450 एम्पियर एट 230 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड एंड आर्मेचर आर 50 ओम एंड 0.025 ओम। ठीक है। व्हाट विल बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। हमको आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, जिसके लिए इसमें शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम और आर्मेचर का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.025 ओम। ठीक है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, जो चीज़ हमें दिया हुआ है उसको हम नोट करेंगे। यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमको आई की वैल्यू दी हुई है 450 एम्पियर। इसको हम लिख लेंगे ऐसे ही 450 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद आर ए दिया हुआ है यहीं पे, आर ए भी लिख लेंगे। आर ए बराबर कितना है 0.025। ठीक है। आर ए के बाद फिर आर एस एच। आर एस एच कितना है 50 ओम्स। ये भी रेजिस्टेंस है तो ओम में ही आएगा। ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है और हमें निकालना है इसमें आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप। देखो, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है वी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब हमको आर्मेचर का निकालना है तो हम यहाँ पे दोनों जगह आर्मेचर का ही रेजिस्टेंस और आर्मेचर का ही करंट लेंगे। वी तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू हो जाएगा आई ए इंटू आर ए। मतलब आर्मेचर का जो करंट है, जो आर्मेचर ने जो करंट ले रखी है, और जो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है। ठीक है। अभी एग्जांपल्स देखें इसका। अगर हम यहाँ पे देखें, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो तो वी डी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए होगा। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसमें आप एक जनरेटर के लिए फॉर्मूला लगता है ई इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए। इज इक्वल टू वी माइनस आई आर ए फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ई इज इक्वल टू हम देखेंगे ठीक है। तो हमको सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। इस वी को अभी हम डिनाइट करेंगे, क्योंकि वोल्टेज से हमको यहाँ पर ईएमएफ नहीं पूछ रखा है, ना ही हमको वोल्टेज से कुछ लेना देना है। अगर हमको ईएमएफ पूछा होता तब हमें ये वोल्टेज चाहिए होता। हमसे सिर्फ आर्मेचर ड्रॉप पूछ रखा है, तो हम यहाँ पर ई इज इक्वल टू आई आर ए करेंगे, या इसको वी डी लिख दीजिए। वी डी इज इक्वल टू आई आर ए करेंगे तो यहाँ पे आई कितना है 450। ठीक है, 450। और आर ए का वैल्यू दिया हुआ था 0.025। 0.025 इसको आप गुणा करेंगे। हाँ, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 11.25 के वोल्ट आएगा। तो ये था इसका आंसर 11.25 वोल्ट। इस तरीके से अगर आपसे वोल्टेज ड्रॉप पूछे तो वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं। ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर ईएमएफ था तो ईएमएफ इक्वल टू ये वी प्लस आई आर ए था। अगर इसकी जगह पर वोल्टेज पूछेगा, हाँ, ये जनरेटर के लिए है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, और मोटर के लिए रहेगा तो अगर यही मोटर के लिए ईएमएफ के लिए पूछेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है। और इसका उल्टा होता है वोल्टेज के लिए। ठीक है।
अब यहाँ पर अगर इसने पूछा था ईएमएफ के लिए, तो हमने लिखा वी माइनस आई आर ए। अगर यही चीज़ अगर वोल्टेज के लिए पूछता जनरेटर में, तो फॉर्मूला क्या बनता, वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर ए। ठीक है, जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर से इधर जाएगा, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, और यही कंडीशंस में, ये तो जनरेटर के लिए हो गया। और अगर मोटर के लिए क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, ईएमएफ और वोल्टेज के लिए, तो मोटर में होगा ये V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ए। और अगर ये ईएमएफ की बात करेगा तो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर ए। ठीक है, तो यही चीज़ हमको देखना है। जब मोटर के लिए हम ईएमएफ की बात करते हैं तो V माइनस आई आर ए होता है, और V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर ए होगा। और जब इसी को अगर हम मोटर के लिए अप्लाइड करेंगे तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ए, और ठीक है, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर ए होता है। बस ये साइन चेंज होते हैं, और ये जो V डिनोट कर रहा है ये वोल्टेज डिनोट कर रहा है, और E डिनोट कर रहा है ईएमएफ। और किसी भी मशीन के अंदर E ग्रेटर देन V होता है। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज से हमेशा ज़्यादा रहती है। ये जो अंदर जनरेट होने वाला वोल्टेज है, और ये V जो आपको आउटपुट्स में मिलता है वो ये है। इसको हम VT भी लिख सकते हैं। ये जो टर्मिनल पर ड्रॉप के बाद जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम वोल्टेज VT के द्वारा भी डिनोट करते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चंस में मैं आपको एक क्वेश्चंस और समझाता हूँ। कभी आपको वोल्टेज दिया होगा, मान लो जैसे वोल्टेज दिया है 230 वोल्ट, ठीक है, और बैक ईएमएफ दिया होगा, बैक ईएमएफ दिया होगा 210 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज दे रखा है आपको, बैक ईएमएफ दे रखा है, और आर्मेचर रेजिस्टेंस भी दे रखा है, आर ए इक्वल टू 0.5 ओम। और आपको यहाँ पे फाइंड करने को बोलता है आई फाइंड करने को बोलता है। ठीक है, तो आई फाइंड करने के लिए आई इज इक्वल टू, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है जिसके द्वारा आप आई इज इक्वल टू वी माइनस ई बी अपॉन आर ए करके आर्मेचर का करंट निकाल सकते हैं। अब वी कितना है, वी 230 वोल्ट है, और ई बी कितना दिया हुआ है 210 वोल्ट, आर ए है 0.5, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 0.5। तो इसको यहाँ पे जीरो लगाओगे, यहाँ से जीरो हटाओगे तो काटोगे, हाँ, तो ये इसका आंसर आएगा 40 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स डीसी मशीन्स में देखने को मिलते हैं, जो इधर से भी आपको ईएमएफ भी पूछ सकता है, वोल्टेज भी पूछ सकता है, आई आर ए इसमें से कुछ भी निकालने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हमको देखना है कि इसे क्या क्या और क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज बनती है, उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ 4-पोल डीसी जनरेटर प्रोवाइडेड विद अ 2-लेयर लैप वाइंडिंग विथ 16 कॉइल, द पोल पिच विल बी। पोल पिच फाइंड करना है हमको 16 कुंडली के 2 परत वाली लैप वाइंडिंग के एक 4 पोल डीसी जनरेटर में पोल पिच कितना होगा। ठीक है, तो हमको इसके लिए सबसे पहले पोल पिच फाइंड करना है, तो पोल पिच का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, पोल पिच बराबर होता है कंडक्टर की संख्या, इसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड अपॉन नंबर ऑफ पोल, जेड अपॉन फी भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ये है नंबर ऑफ पोल। ठीक है,
तो पोल पिच, जब भी आपको पोल पिच निकालने के लिए बोला जाएगा तो पोल पिच बराबर होगा जेड अपॉन पी, नंबर ऑफ कंडक्टर बट्टा नंबर ऑफ पोल। अब जेड की संख्या यहाँ पे कितना होगा, देखो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इन केस 4 पोल डीसी जनरेटर प्रोवाइडेड विथ 2 लेयर वाइंडिंग्स में कितने लेयर हैं, देखिए लेयर की संख्या कितना है, यहाँ पर से देखेंगे 2 लेयर है, लेयर 2 है। लैप वाइंडिंग विथ 16 कॉइल है, ठीक है 16 कॉइल्स है और 2 लेयर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, जब हम कुल कंडक्टर की संख्या निकालेंगे तो लेयर इंटू कॉइल्स करेंगे, ठीक है। तो टोटल कंडक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू करेंगे, जेड इज इक्वल टू लेयर इंटू कॉइल्स, कॉइल। अब जेड कितना है, जेड इज इक्वल टू लेयर कितनी है 2 एंड कॉइल कितनी है 16, तो जेड इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। और फोल्स कितना है, पी इज इक्वल टू दिया हुआ था, पी इज इक्वल टू है 4 फोल्स, ठीक है। पी का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे वोल्ट पिच बराबर जेड अपॉन पी इज इक्वल टू, जेड है 32 और तो नंबर ऑफ फोल्स था 4, तो ये कट गया, यहाँ पे 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पोल पिच कितना आ जाएगा 8 इसका आंसर है, ठीक है। पोल पिच की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें पोल पिच क्या होता है, ठीक है। जिस प्रकार से अब क्रिकेट में आप एक स्टैम्प से दूसरे स्टैम्प के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कॉइल पिच में हम जब वाइंडिंग करते हैं, जो मोटर में अगर इस तरीके से हम वाइंडिंग्स करेंगे चारों तरफ, इसमें 4 पोल बनाएंगे, तो एक कॉइल से दूसरे कॉइल के बीच की दूरी कॉइल पिच कहलाती है, ठीक है। और एक पोल से दूसरे पोल की दूरी पोल पिच कहलाती है। मतलब इसमें स्लॉट वाइंडिंग करने के लिए जो आप सुपर इनेबल्ड वायर से वाइंडिंग करेंगे, इसमें स्लॉट्स कट रहते हैं और सुपर इनेबल्ड वायर से वाइंडिंग की जाती है। जैसे 24 स्लॉट्स है तो 24 स्लॉट्स को 4 पोल में बनाने के लिए आप उसका वाइंडिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग वाइंडिंग करेंगे। तो इसमें वाइंडिंग करते वक्त इस तरीके से वाइंडिंग किया जाता है कि 24 स्लॉट है तो 24 के 24 स्लॉट्स पूरे कवर होना चाहिए और इक्वल। जैसे एक पोल में अगर आपने 1 से 6 में वाइंडिंग डाली है तो उसी 1 से 6 में वाइंडिंग डालने में जितने स्लॉट बीच में छूट रहे हैं उतने ही स्लॉट दूसरे पोल में बीच में छूटने चाहिए, ठीक है। और बात आई थी यहाँ पे लैप वाइंडिंग्स। देखो ये आर्मेचर वाइंडिंग्स है। आर्मेचर में 2 तरीके की वाइंडिंग्स होती हैं, एक लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। लैप वाइंडिंग्स हमेशा, देखते हैं इसको स्किप करके, देखिए लैप वाइंडिंग में क्या होता है, लैप वाइंडिंग्स इसमें लो वोल्टेज रहेगा, ठीक है, और करंट हाई रहेगी, ये याद रखना, ठीक है। ये करंट क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसमें LAP लिख रहे हैं ना, LAP लिख रहे हैं तो इसमें करंट हमेशा हाई रहेगी और A इज इक्वल टू P रहेगा। A मतलब है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ और P मतलब है नंबर ऑफ पोल्स। तो इसमें जितने समांतर पथों की संख्या होती है उतने ही पोल्स होते हैं, ठीक है। और लैप में करंट की वैल्यू हमेशा हाई रहेगी और वोल्टेज की वैल्यू कम रहेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें पोलों की संख्या जितनी होगी उतनी ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी कि समांतर पथों की संख्या भी उतनी होती है। ये हाई वोल्टेज के लिए नहीं किया जाएगा, लो वोल्टेज के लिए लैप वाइंडिंग्स किया जाएगा, हाई करंट के लिए लैप वाइंडिंग किया जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं वेव वाइंडिंग्स।
वेब में क्या होता है, इसमें वोल्टेज हाई रहेगा और करंट कम रहेगा, ठीक है। लेफ्ट वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी बोलते हैं, और ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहा जाता है। इसको हाई करंट के लिए करते हैं, और इसमें ए इक्वल टू पी होता है, जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पोल होते हैं, वोल्टेज इसमें कम रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है कि जो वेल्डिंग के लिए जो मशीनें होती है उसमें कौन सा, वेल्डिंग के लिए आपको हाई करंट चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर वेल्डिंग के लिए जो मशीन ट्रांसफार्मर होगा उस इसमें वेल्डिंग के लिए जो जनरेटर्स यूज होगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन्स यूज करेंगे क्योंकि वहाँ पे हाई करंट चाहिए, बट आप ये वाइंडिंग्स ये सिर्फ जनरेटर्स पे के आर्मेचर पे होगा, तो यहाँ पे जो जनरेटर यूज किया जाएगा उसके आर्मेचर में लैप वाइंडिंग्स होगी। लैप वाइंडिंग हाई करंट के लिए यूज होती है, ठीक है। और वेव वाइंडिंग्स का उपयोग हाई वोल्टेज के लिए, लो करंट के लिए किया जाएगा। इसमें वोल्टेज हाई होगी और करंट लो होगा, और इसको सीरीज वाइंडिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 6 पोल वेव कनेक्टेड डीसी आर्मेचर हैज 250 कंडक्टर एंड रन्स एट 1200 आरपीएम 1200 आरपीएम। द ईएमएफ जनरेट इज 600 वोल्ट। द यूजफुल फ्लक्स पर पोल इज, ठीक है। एक 6 पोल वाला डीसी जनरेटर है जिसमें वेव बाइंडिंग की गई है, जिसके आर्मेचर में वेव बाइंडिंग की गई है, ठीक है, और उसमें जेट नंबर ऑफ कंडक्टर टोटल 250 हैं, ठीक है। यह 1200 आरपीएम पर चलाया जा रहा है, जो उसका रोटेशन है, रोटेट कर रहा है, वो 1200 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इस जनरेटर के द्वारा जो ईएमएफ जनरेट किया जा रहा है वो 600 वोल्ट है। 600 वोल्ट ईएमएफ इस जनरेटर के द्वारा जनरेट किया जा रहा है। इसमें हमको ज्ञात करना है उपयोगी फ्लक्स प्रति ध्रुव, पर पोल कितना फ्लक्स उपयोगी है। देखते हैं, जो चीज़ हमें दिया हुआ है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। पी दे रखा है, पोल्स 6 पोल है, और चालक भी दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था जेड इक्वल टू नंबर ऑफ कंडक्टर होता है, तो चालकों की संख्या कितनी है, 250। यह है आर्मेचर हैज 250 कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद अभी आपको इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था अच्छे से कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज इक्वल टू, लेफ्ट वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू पी होता है और वेव वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, शायद वहाँ मिस हो गया हो वेब का। लेफ्ट में ए इज इक्वल टू पी होगा और वेव में ए इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग्स में ए इक्वल टू पी, जितना पोल है उतना ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा। वेव वाइंडिंग में पोल्स कितने ही हो लेकिन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जेड इक्वल टू 250 हो गया है। अब ए बराबर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग में कितना होगा, 2, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। गति, स्पीड्स दे रखा है, एन आरपीएम में 1200, 1200 आरपीएम है, ठीक है। अब इसका जो ईएमएफ इक्वेशन होती है, देखिए यहाँ पे E इज इक्वल टू 5ZNP/60A, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, आपने हर बुक में अलग अलग दिखा होगा। तो ये अगर
मैं इस p को चाहे यहाँ पे लिखूँ या n को बाद में लिखूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है सर उस पर n पहले लिखा था p बाद में लिखा था, उस इनको इनटू करना है। तो आपको इस तरह ZnP याद करने के लिए ईजी रहेगा, 5 ZnP/60 है, इसलिए मैंने ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, उससे कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस पर। हाँ, इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि इसमें ये चीज़ें, ये टर्म्स क्या हैं, तो फाई है फ्लक्स, जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर, एन है आरपीएम्स, नंबर स्पीड, कितने स्पीड से मोटर घूम रही है उसका आरपीएम कितना है, पी है नंबर ऑफ पोल, और ए रहता है ए बराबर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, जो यहाँ पर आपने लिखा हुआ ऑलरेडी देखा है, तो इसके लिए 2 आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन यहाँ पे 2 आना है तो ये 120 हो जाएगा। इससे एक ऑब्जेक्टिव और समझाऊंगा मैं आपको भी। तो इसका वैल्यू रखते हैं, सबसे पहले यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। हमको निकालना है फाई, तो फाई को हम वैसे ही रख लेंगे। ठीक है, और ई दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे मिस हो गया है लिखने में, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं ई बराबर 600 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 600 इज इक्वल टू 5 इंटू जेड की वैल्यू दी हुआ है 250 इंटू एन दिया हुआ है 1200 और फोल्स कितना है 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, वेव वाइंडिंग है तो इसलिए 2 आएगा। ठीक है ना, 2। अब इसको सॉल्व करोगे इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको इंटरचेंज करूँगा, 5 को बाहर लूँगा तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर लिखते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कैंसिल आउट हो गया 6 से, तो ये आ जाएगा 600। थोड़ा सा आपको शायद कॉर्नर का रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, देखते हैं, यहाँ पे समझा देते हैं। ई की वैल्यू दिया हुआ था 600, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये 6 से ये 6, से यहाँ पर आ गया 600, फिर इससे बढ़ गया 10 बार, 10 से बढ़ गया 25 बार, 25 गुणा 6, 25। देखिए फ्रेंड, वहाँ पे थोड़ा सा समझाने में इशू हो रहा था, इसलिए मैंने दूसरे पेज पर खोल दिया, अब इजी रहेगा। ठीक है, तो इससे काटते हैं इसको, इससे काट के देख तो
तो 600 इस 60 से 600 कट जाएगा 10 बार। ठीक है, तो अब इसको हम दोबारा से लिखते हैं यहीं पे 600 बराबर भाई 250 इंटू 10 इंटू 6। तो 5 को यहाँ से बाहर लेंगे, 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 इक्वल टू 600 ऊपर, ये वाला 600 ऊपर जाएगा 600 अपॉन ये 250 और ये 250 इंटू 60। ठीक है, इसको देखते हैं सॉल्व करके। देखते हैं छः सौ बटा 25 का 150। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 बटा 6 कटा तो 6 बटा 15 और 0 से लगा यहाँ पे 0 15 को 60 0.4 0.04 ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन में इसमें लॉन्ग हो गया था तो रिकॉर्डिंग स्क्रीन्स पूरा कवर नहीं हो पा रहा था, इसलिए अच्छे से समझाने में फर्स्ट वीडियो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो से ये सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.04 वेबर। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन में फ्लक्स पूछा था और फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, तो आंसर हम वेबर में लिखेंगे। यहाँ पे 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 0.04 वेबर पर पोल्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0.04 वेबर पर पोल्स। ये वेबर फ्लक्स का यूनिट है और इससे बड़ा यूनिट फ्लक्स का मैक्सवेल होता है। ठीक है, अगर 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। और इसी तरीके से अगर 1 मैक्सवेल पूछेगा तो 10⁻⁻8 वेबर छोटी इकाई है और मैक्सवेल बड़ी इकाई है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एसी जनरेटर रनिंग एट 1000 RPM प्रोड्यूस EMF 50 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज द नंबर ऑफ पोल ऑन द जनरेटर। ठीक है, एक एसी जनरेटर है जो 1000 RPM पर घूमते हुए 50 हर्ट्ज को विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो जनरेटर में पोल्स की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ पोल क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। को F दिया हुआ है,
एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है, ये इजी क्वेश्चन है। एंड इसमें एन भी दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 1000 RPM है, ठीक है। और हमसे पूछता है पोल्स क्या होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है एन एस इज इक्वल टू 120 F/P। एन एस हमको फाइंड फी करना है, देखते हैं। पी फाइंड करना है तो फी इज इक्वल टू हो जाएगा 120F/NS, ठीक है। 120 120 गुणा 50 बटा 1000 बार 50 6000/1000, P इज इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। पोलों की संख्या 6 होगी। और अगर इसी क्वेश्चंस में हमको अगर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछता है, NS पता है आपको, P पता है, ठीक है। दो NS कैसे निकालते हैं वो ये है, P निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर F पूछता तो F इज इक्वल टू क्या होता है, PN/120। P देख लेते हैं 6 इंटू N था 1000 और इसको हम काट देंगे 120 से। अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 6000/120, 0 से 0 गया और 25। तो इसका F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों चीज़ आप निकाल सकते हैं, NS P निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं तीनों में। इसी का एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी देखते हैं नई सीट पे। देखिए ये तो पता चली गई आपको, NS इज इक्वल टू 120F/P, ठीक है। अब इसमें अगर NS निकालने के लिए एक चीज़ और है, ठीक है। जब आपको कभी NS दिया हो और मोटर की स्पीड पूछ रहा हो तो NR इज इक्वल टू NS कोष्टक में 1 - S, और ये S है स्लिप, ठीक है। तो ये रोटरी, ये NR रोटरी स्पीड है, NS सिंक्रोनस स्पीड है, 1 - S। इस तरीके से भी आप NR निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। पहले आपको स्लिप पता होना चाहिए। स्लिप क्या होता है, जो मोटर के रोटर की स्पीड है और सिंक्रोनस स्पीड है, दोनों के अंतर को ही स्लिप बोलते हैं। स्लिप का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू NR - NS, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, दोबारा से लिखते हैं। स्लिप का फॉर्मूला होगा NS - NR/NS इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से S फाइंड होगा और इस S 1 में से S को निकाल कर इसे इंटू करेंगे तो रोटर स्पीड आ जाएगा, ठीक है। और एक इसी में रोटर एक क्वेश्चन और पूछता है, रोटर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन पूछ देता है। FR इज इक्वल टू होता है F इंटू S, ठीक है। अब यहाँ पर F फ्रीक्वेंसी है और ये S स्लिप है, ठीक है। तो FR मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F इंटू S। F क्या है, फ्रीक्वेंसी, और S है स्लिप है, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर आपको देखिए रोटर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी देखिए स्लिप पूछ रहा है, तब क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू FR/F, ठीक है। और यही चीज़ S दे रखा है और FR दे रखा है, F पूछ रहा है, तब F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू FR/S, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसी तरीके से
एक बहुत कम क्वेश्चंस में है, लेकिन आपने इसमें डीपली उस जो क्वेश्चन के रिलेटेड जो 5 या 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं इस पर डिस्कस करा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा क्वालिटी इशू रहा है क्योंकि फर्स्ट वीडियो है और अभी चीज़ें उतनी अपडेट हो नहीं पाई है। धीरे धीरे ये चीज़ें सारे इशू रिजॉल्व हो जाएंगे और एक स्मूथली इसमें हम सब अच्छे से न्यूमेरिकल करने लगेंगे। ठीक है, तो आपको रोटर फ्रीक्वेंसी का पता चला, ठीक है, और स्लिप का पता चला। स्लिप दोनों के रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बीच के अंतर को ही स्लिप बोलते हैं, ठीक है। और रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम रहती है। और क्वेश्चन पूछता है अगर रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड क्या हो, दोनों इक्वल हो गई तो मोटर क्या होगा। तो देखो ये रोटर स्पीड अगर आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे 3 फेज इंडक्शन मीटर का, तो रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड की गति से कम घूमता है और इसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। ये थोड़ा डीपली कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझेंगे तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मोटर वहीं पर लॉक हो जाएगी। और ऐसा इस तरीके का सिनेरियो बनता है सिंक्रोनस मोटर में, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाती है और दो रोटर और स्टेटर के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है और ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। और स्टार्टिंग की कंडीशन में स्लिप हमेशा 1 रहेगा, धीरे धीरे स्टार्टिंग से रनिंग की और फिर से स्लिप करती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 3 फेज इंडक्शन मोटर के रिलेटेड। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसी बेस्ड क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था अभी। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, लिख ही देते इसको पूरा, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे वोल्टेज इज इक्वल टू जेड अपॉन पी। अब जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और पी है नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल, ठीक है। जेड अपॉन पी। अब जेड कितना है देखिए क्लियर दिया हुआ है, कुछ भी इसमें कैलकुलेट नहीं करता आपको। और पी कितना है, तो ये कितना आ जाएगा, पोल पीच इज इक्वल टू 8 घन 10 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 10 आंसर है, देखते आंसर देने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस इन डीसी शंट जनरेटर इज 230 वोल्ट। द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है, 1 मिनट, आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.1 है। इफ़ आर्मेचर करंट 200 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज विल बी। टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, ठीक है, शंट जनरेटर है। टर्मिनल वोल्टेज के लिए फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज के लिए अभी आप डिस्कस हुआ था, क्या था, वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ए, ठीक है। ये फॉर्मूला है टर्मिनल वोल्टेज का, अगर इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखते हैं, पहले सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.0 नहीं 0.1 है, 0.1 ओम। और ईएमएफ दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी हुई है, ई बराबर 200, आई दे रखा है था, आई 200 एम्पियर है,
एक मिनट, ये 230 था, 230 वोल्ट है और आई की वैल्यू 200 एम्पियर है। ठीक है, तो हमको आई मिल गया, आर ए भी हमारे पास है, ई 230 वोल्ट पता है, बस क्वेश्चन इसमें वैल्यू पुट कर देना है और ये सॉल्व हो जाएगा। वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू है 230 वोल्ट एंड माइनस आई ए कितना है 200 एम्पियर और आर ए कितना है 0.1। ठीक है, ये हो जाएगा 230 माइनस, इसको क्या कैलकुलेट करोगे यहाँ पे 200 इंटू 0.1 तो ये आ जाएगा 20। यहाँ पर 230 से इसको अगर माइनस करोगे तो 210 वोल्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ये वी टी यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है तो ई माइनस आएगा जनरेटर के लिए। ठीक है, और अगर ये ई एम एफ पूछता तो वी प्लस आता। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा दिया था अच्छे से। ये शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के पैरेलल लगी रहेंगी। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल रहती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो शंट जनरेटर रहता है, शंट जनरेटर हमेशा इसका लोड जो वोल्टेज रहता है वो समान रहता है, इसलिए इसको बैटरी चार्जिंग और मशीन टूल्स में भी इसको यूज करते हैं। उन स्थानों पे इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पर मैं एक कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत रहती है, जैसे बैटरी चार्जिंग के लिए और एक्साइटेशन के लिए। एक जो एक्साइटर होता है, एक्साइटर में हम डीसी एक्साइटेशन के लिए डीसी वोल्टेज देते हैं, तो एक्साइटेशन के लिए जो जनरेटर यूज़ होता है वहाँ पे भी हम शंट जनरेटर ही यूज़ करते हैं। देखिए, थोड़ा शंट जनरेटर के बारे में आपको समझाता हूँ। इसमें इस तरीके से काम करता है, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पर आर्मेचर और यहाँ पे लोड रहता है। ठीक है, ये लोड है, ये A1 A2 आर्मेचर और इसको SH1 SH2 भी बोल सकते हैं और कहीं पे F1 या F2 भी लिखा हुआ। ठीक है, इस वाइंडिंग को बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग्स। यह है शंट फील्ड वाइंडिंग्स। ठीक है, इस वाइंडिंग को पतले तार से, इस वाइंडिंग में पतले तार से बहुत अधिक टर्न डाले जाते हैं। ये पहले लगा हुआ है और जो सीरीज में जो वाइंडिंग होगी उसमें मोटे तार से कम टर्न होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, ये इस जनरेटर में आर्मेचर फील्ड के समांतर में ही लगा होता है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, जो आर्मेचर है और फील्ड है दोनों एक दूसरे के पैरेलल लगे हैं। वाइंडिंग्स जो ये वाली वाइंडिंग्स जो रहती है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है और अगर आप इसको टेस्टिंग लैंप से चेक करते हैं तो केवल उस पर स्पार्क दिखाएगा। इस टर्मिनल पर और इस टर्मिनल पर फील्ड चेक करने पर केवल सीरीज लैंप से चेक करने पर केवल स्पार्क दिखेगा। स्पार्क आपको शो होगा अगर वाइंडिंग्स में कंटिन्यूटी है तो। ठीक है, और यह जनरेटर में अगर आप यहाँ से भी कोई लोड नहीं भी देते हैं तब भी यहाँ पर वोल्टेज इक्वल रहेगा। ठीक है, ये इसका मान घटा, जो ये लोड है, लोड की वैल्यू घटाने या बढ़ाने पर इस वोल्टेज बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, बहुत से कम, मतलब एक लगभग हम इसको बोल सकते हैं अप्रॉक्स ये कांस्टेंट रहता है। इस लोड से इसका कोई भी रिलेशंस नहीं रहता है कि आप लोड घटाओगे तो एकदम घट जाएगा या बिना लोड के वोल्टेज नहीं बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। शंट जनरेटर में वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और एक चीज़ और है, जब हम इस शंट फील्ड वाइंडिंग्स में यहाँ पे करंट बढ़ाते हैं, ठीक है, तो करंट बढ़ाने पर जो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, अगर हम आई को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ की वैल्यू भी
बढ़ जाती है। ठीक है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट बढ़ाने पर उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल भी अधिक होगा, अधिक मतलब ये इंक्रीज होगा। ठीक है, यह जनरेटर्स मैक्सिमम मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया था, जो बैटरी चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको लाइटनिंग लोड के लिए भी यूज करते हैं, एज ए एक्साइटर भी यूज करते हैं। ठीक है, अपने हाइड्रो पावर प्लांट में या बहुत सारे पावर प्लांट में जिसमें भी अल्टरनेटर को एक्साइट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सन जनरेटर के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट और है, यहाँ पे देखते हैं इसको। आई इज इक्वल टू, सन जनरेटर में आई इज इक्वल टू होगा आई प्लस ISH। आप साथ साथ में इसको अपनी नोट्स वाली कॉपी में एक अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते रहेंगे। यहाँ पर इतना अच्छे से लिख पाना पॉसिबल नहीं है, बट जितना भी है आपको समझ में, अगर आप वीडियो के साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस ISH होता है। ठीक है, और जब इस आई की बात करें तो अगर ये आई कहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू वही ओम्स लॉ से निकालना है, V/R। ठीक, और अब शंट वाइंडिंग का करंट के लिए बोलेंगे तो शंट वाइंडिंग के करंट के लिए हो जाएगा ये V/RSH। और इस यहीं पर अगर आर्मेचर वाइंडिंग के लिए पूछेंगे तो आपको यहाँ पर ए लगा देना है। ठीक है, तब आर्मेचर का रेजिस्टेंस लेना है, यहाँ पर शंट के लिए पूछेंगे तो शंट का रेजिस्टेंस लेना है। और अब ये इस क्वेश्चन से पहले ये जो ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बता दिया है फॉर्मूला, VT इक्वल टू E माइनस IRA। इतना टर्म्स है जो आप इसमें शंट के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, कुछ नॉर्मल सा अगर इसमें लिखा हुआ आता है, जैसे RSH है, RSH से आपको ऑलरेडी पता चल चुका है शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, RSH से डिनोट करते हैं। ठीक है, RA से आर्मेचर का रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं। ये सिंगल R से लोड का रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं। IA से आर्मेचर करंट डिनोट करेंगे। ISH से ISH से जो इस यहाँ पर जो करंट जा रही थी उसको ISH से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जो I लिखा हुआ है इसको ISH लिख देंगे, अगर E बढ़ाएंगे तो ISH भी बढ़ेगा। ठीक है ना, और I से लोड करंट को डिनोट करेंगे। अगर इसमें IA या SH नहीं लिखा हुआ है तो ये कौन सा करंट होगा, लोड करंट होगा। ठीक है, और V E से इसके V जो है टर्मिनल वोल्टेज होगा। ठीक है ना, और E बराबर जो इसके अंदर जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो वोल्टेज होगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो शंट जनरेटर के लिए यूज होते हैं। बाकी एक क्लास में जब थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो इसको अच्छे से डीपली समझेंगे कि कहाँ से कैसे ये वर्क कर रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल जनरेटर इज रनिंग एट 1200 RPM 1200 RPM। द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम्स पीरियड ऑफ द EMF जनरेटेड इज इट्स कॉइल आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक 4 पोल का जनरेटर है जो 1200 RPM के साथ घूम रहा है। उसकी जो अंदर वाइंडिंग्स है, उसकी कॉइल्स है, उस कॉइल में EMF की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चंस के लिए जो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला में, इधर से यहाँ पर NS इज इक्वल टू 120F/P। 120F/P। ठीक है, और दिया क्या क्या है इसमें वो भी लिख लेते हैं एक बार, कुछ है नहीं। E बराबर 4 और P बराबर 4 था। ठीक है, और NS इज इक्वल टू ये रहा 1200। ठीक है, F ज्ञात करना है हमको,
तो सीधे हम एफ का ही फॉर्मूला लिखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, बस इसमें थोड़ा सा एक टर्म्स नहीं आ रहा है अभी। इससे पहले ये क्वेश्चन इसी टाइप्स का क्वेश्चन सब हो चुका है ऑलरेडी। एफ इज इक्वल टू पी एन अपॉन 120, पी है 4 और एन है बट्टा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 12 4 जा 48 0 0। तो एफ की वैल्यू होगी 40। एफ 40 हर्ट्ज होगा, ठीक है। अब एक दो चीज़ पूछा हुआ था हमको, एक तो पूछी थी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, एक पूछा था टाइम, ये काल अवधि यानी कि टाइम पीरियड। शायद इसने टाइम पीरियड मेंशन किया भी होगा। द पीरियड द नेट इज द कॉइल ऑन रिस्पेक्टली, ये रहा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ों की के लिए पूछा था। फ्रीक्वेंसी निकल गया है, अब टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड को टी से टी नॉट करेंगे, टी और टी इज इक्वल टू होगा 1/f, ठीक है। तो 1/40 कर दोगे तो ये 0, यहाँ पे भी 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 0। ठीक है, 0.025 एच ये सेकेंड्स में आएगा, हावर्स में नहीं सेकेंड्स में आएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हुआ इसका 0.025 सेकेंड्स। अब देखिए इसमें एग्जाम में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको टाइम पीरियड दिया होगा और आपसे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू 1/t कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। और दूसरा पूछते हैं कि अगर हम किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी, किसी भी इस पर सर्किट में फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ठीक है, एफ को हम बढ़ा रहे हैं, तो टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। टी मतलब टाइम पीरियड है, तो अगर एफ बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टी घटेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस टी को बढ़ाओगे तो एफ घटेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हैं। और फ्रीक्वेंसी को लेके पूछा, एक कुछ क्वेश्चन और पूछा जाता है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सिंपल सा देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो ह्यूमंस को जो शॉक लगेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो शॉक कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये शॉक कम होता है, और फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो शॉक ज़्यादा लगेगा, करंट घटेगी, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी के साथ फ्रीक्वेंसी का को लिंक पूछें कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर मनुष्य को शॉक ज़्यादा लगता है कम लगता है, तो ये रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्यों इस चीज़ को समझते हैं, ये देखिए, ठीक है। एक साइनसोइडल वेव है, अब ये जो एक सेकंड में जो पूरे चक्कर लगा रहा है उन चक्रों की कुल संख्या को ही फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को ही क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। अब ये अगर ये एक सेकंड में कम चक्र लगाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। इसका मतलब है कि जीरो पर आने पे उसको जितना कम चक्र लगा रहा है तो जीरो पर पहुंचने में उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने देर तक अगर आपको शॉक लगा हुआ है तो आपका हाथ इलेक्ट्रिसिटी से चिपका रहेगा, ठीक है। छूटता कब है, 230 वोल्ट में छूटता क्यों है हाथ, अगर शॉक लगने के बाद आप छूटते झटके के साथ तो ह्यूमन बॉडी छूटती क्यों है, उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से करंट चलना स्टार्ट हुआ, इधर पर आया, तो इस इतनी ड्यूरेशन में शॉक लगता है, और जब जीरो पर आता है तो उस टाइम पर हाथ छूट जाता है, ठीक है। अब ये जितना जल्दी जीरो पर आएगा उतना जल्दी उसको उतनी जल्दी ह्यूमन बॉडी उतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी से छूटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आने में अगर लेट है, यहाँ पे बहुत देरी में पहुँच रहा है, ठीक है। ये मान लो 50 हर्ट्ज बोलने का मतलब है कि एक सेकंड में 50 चक्कर लगा रहा है। अगर इसको मैं घटा दूँ, ठीक है, इसको मैं घटा दूँ, इसको 5 चक्कर कर दूँ, अब क्या होगा, तो इधर से इधर का स्पीड घट गया। अगर ये 10 गुना घटा है तो ये भी 10 गुना घटेगा, ठीक है। तो इसका टाइम भी घटेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि चक्रों की संख्या अपने आप ही
घट जाएगी अगर टाइम घटाएंगे तो। ठीक है, तो कम फ्रीक्वेंसी में शॉक ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में शॉक कम लगेगा, इस चीज़ को समझना है। और इसी कंडीशन में अगर आपको डीसी की फ्रीक्वेंसी पूछेगा, डीसी के लिए एफ इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 0 होता है डीसी के लिए। और एसी के लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अब 50 हर्ट्ज, और इसमें वेरिएशन पूछ देता है बहुत से बार, तो वेरिएशन फ्रीक्वेंसी में 3% प्लस 3 माइनस रहता है। ठीक है और वोल्टेज का जो वोल्टेज का जो मीडियम वोल्टेज का जो वेरिएशन रहता है वो 5% प्लस माइनस रहता है। मीडियम वोल्टेज का 10%, जो हाई वोल्टेज रहता है उसमें 10% या 12% प्लस माइनस। देखिए ये मीडियम वोल्टेज है, हाँ इसको याद, ये मीडियम वोल्टेज है 10%, और 10 और 12% हाई वोल्टेज का रहेगा, ये मीडियम वोल्टेज का रहेगा। और जो लो वोल्टेज में रहता है वो 3% रहता है। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जब ये पोल्स और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नहीं की हो तो उसको हम डिक्लेयर करके इसका फॉर्मूला सीधे E इज इक्वल टू फाई जेड एन अपॉन, ये दोनों कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, E इज इक्वल टू फाई जेड एन अपॉन 6D कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा अपॉन 60, इसको सॉल्व करके लिखेंगे। अब हम फाई बाहर लेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए इंटू ये 60 आ जाएगा इसके साथ, जेड एन। ठीक है, तो क्या हो गया, 200, ये की वैल्यू 200 थी, इंटू 60 अपॉन जेड 250 है, इंटू 1200। देखिए 60 से हमने 20 काट दिया है। ठीक है, और फिर इससे से कट जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गया, बचा कितना 20, फिर 25 इंटू 20 कितना हो गया 500, 0 से 0 कट गया, ये बचेगा 2/50
तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है। यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, फिर 0 से 0 काटना है आपको, और 5 को 20, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद हो गया था। 0.04 आंसर आएगा इसका। आज के लिए इतना ही है, और इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक्स रही हैं जो नेक्स्ट वीडियो में ठीक हो जाएगा। अभी आज फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, तो इसलिए बहुत सारा इशू इस पे था। आप लोग शेयर कीजिए जितना हो सकता है, और चीज़ों को आसानी से समझने के लिए। और इससे भी अच्छा बहुत आप लोग को कोई सारा ओल्ड पेपर का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन मैं और भी कंटेंट आपके लिए बनाते रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।